हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास 7 चैप्टर 4 की क्लास है, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य। तो आज डिस्कशन का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। आज कीवर्ड्स के थ्रू डिस्कशन करेंगे। पूरा नहीं लिखा है मैंने, बस कीवर्ड लिख दिया है, उसी के थ्रू डिस्कशन होगा। पहला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप उस समय इतना विस्तारित और इतना इसका क्षेत्र इतना बड़ा था और इतनी विविधताएं थी यहाँ की संस्कृति और लोगों में कि यहाँ पर किसी भी शासक का शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। इतनी भिन्नताएं थी भारतीय उपमहाद्वीप में कि यहाँ पर किसी भी शासक का शासन कर पाना अत्यंत कठिन माना जाता था। परंतु मुग़ल साम्राज्य जब आया तो इसने अपना शासनकाल बहुत ही लंबे समय तक स्थापित किया। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य ने अपना शासनकाल बहुत ही लंबे समय तक स्थापित किया। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद उसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुग़ल वंश की स्थापना की। उसके बाद 16वीं शताब्दी के आरंभ में आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर मुग़ल साम्राज्य विस्तारित होता है। मतलब उस समय से इसका विस्तार होना शुरू होता है। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का 16वीं शताब्दी के आरंभ में। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक इसने लगभग भारतीय उपमहाद्वीप पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी तक इसने मुग़ल साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। और इनके शासन संबंधी विचार, शासन व्यवस्था, नियम कानून इतने प्रभावित हैं कि इनके राज्य के पतन के बाद भी, इनके शासनकाल खत्म हो जाने के बाद भी टिके रहे, और साथ ही साथ इसके बाद आने वाले शासक भी उनके विचारों से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि जो लाल किला है, इसके साथ साथ और भी कितने सारे ऐसे स्थल हैं जो मुग़ल वंश के द्वारा स्थापित किए गए। लाल किला भी उनमें से एक है, जहाँ से आज भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भाषण देते हैं लाल किले के प्राचीर से। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। 2 नंबर है, मुग़ल कौन थे। मुग़ल 2 अलग अलग वंशों के वंशज थे। माता जो थी वो मंगोल की तरफ से थी, और मंगोल मतलब चंगेज़ खां मंगोल से ही था। ठीक है, मंगोलों में चंगेज़ खां मुख्य था, और पिता जो था वह तैमूर लंग की तरफ से। माता मंगोल की वंश मानी जाती है और पिता तैमूर लंग का वंश माना जाता है। ये जो मुग़ल वंश थे ये मंगोल को नापसंद करते थे। क्यों? क्योंकि मंगोलों से अर्थात चंगेज़ खां से सैकड़ों करोड़ों लोगों के नरसंहार की घटना जुड़ी हुई है, इसलिए मंगोल को नापसंद करते थे मुग़ल, और तैमूर पर गर्व किया करते थे। क्यों? क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा किया था। इसलिए तैमूर पर गर्व करते थे और मंगोल को नापसंद करते थे। माता मंगोल वंश से थी और पिता जो मातृत्व वंश था वो मंगोल की तरफ से था, और जो पितृत्व वंश था वह तैमूर लंग की तरफ से था। ठीक, 3 नंबर पॉइंट है, तोप पर गोलीबारी का प्रथम प्रयोग हुआ। किस युद्ध में? पानीपत की लड़ाई में। किसने किया? बाबर ने किया। तोप पर गोलीबारी का प्रथम प्रयोग हुआ पानीपत की युद्ध में, और बाबर ने किया। बाबर एक बहुत ही अच्छा लेखक माना जाता है। 4 नंबर पॉइंट है, बाबर एक बहुत ही अच्छा लेखक माना जाता है। उसने अपनी आत्मकथा लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में। उसका नाम क्या था? तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसका दूसरा नाम है बाबरनामा। मतलब बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। और यह क्या है? बाबर की आत्मकथा है, और इसका दूसरा नाम क्या? तुज़ुक-ए-बाबरी। ठीक, आगे 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 1527 में 5 नंबर पॉइंट, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें क्या किया? बाबर ने राणा सांगा को और साथ ही साथ अन्य राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने राणा सांगा को हराया, साथ ही साथ राजपूत राजा और अन्य समर्थकों को भी हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध।
ये भी बाबर और राजपूतों के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने राजपूतों को हरा दिया। चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, दोनों में बाबर ने राजपूतों को हराया। मृत्यु से पहले ये बाबर ने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में अपना नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में अपना नियंत्रण स्थापित किया। 6 नंबर पॉइंट है हुमायूं। हुमायूं को शेर खान ने 2 बार पराजित किया। हुमायूं को शेर खान ने 2 बार पराजित किया। एक बार 1539 में चौसा के युद्ध में, 1539 में चौसा के युद्ध में, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में। हुमायूं को शेर खान ने 2 बार पराजित किया। एक बार 1539 में चौसा के युद्ध में, 1539 में चौसा के युद्ध में, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में। पराजय से वह मतलब हुमायूं कहाँ भागा? ईरान भागा। ठीक है, पराजय से हुमायूं जो था वह ईरान भागा और किसकी मदद ली? सफ़ाविद शाह की मदद ली। 1555 में फिर से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1555 में फिर से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके अगले ही वर्ष मतलब 1555 में उसने फिर से दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है अकबर। अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना। कितनी वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना। अकबर का जन्म 1542 में कब होता? 1542 में कहाँ होता है? अमरकोट में होता है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में होता है। इसके बाद 1556 से 1570 के मध्य 1556 से 1570 के मध्य अकबर बैरम खां और उसके अपने अन्य जो घरेलू कर्मचारी थे उससे वह मतलब उसके संरक्षण से स्वतंत्र हो जाता है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर संरक्षकों से मतलब अकबर के जो संरक्षक थे जैसे बैरम खां और उसके अन्य घरेलू कर्मचारी उनके संरक्षण से स्वतंत्र हो जाता है। फिर 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है अकबर। 1568 में क्या करते हैं? सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा करता है अकबर। फिर 1570 से 1585 के मध्य गुजरात में सैन्य अभियान चलाता है। 1570 से 1585 के मध्य कहाँ पर सैन्य अभियान चलाता है? गुजरात में सैन्य अभियान चलाता है। कौन? अकबर। फिर 1585 से 1605 के मध्य मतलब 1585 से 1605 के मध्य ये क्या करता है? अकबर अपना साम्राज्य विस्तार करता है। 1585 से 1605 के मध्य अकबर साम्राज्य विस्तार करता है और साथ ही साथ कान्हा, यहाँ पे कान्हा नहीं होगा, कांधार होगा। ठीक है, कांधार कश्मीर काबुल पर कब्जा करता है और साथ ही दक्कन के भी कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लेता है अकबर। परंतु अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सेना अकबर के बेटे सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। ठीक है, शासन के अंतिम दिनों में क्या होता है? अकबर का जो बेटा था सलीम उसके विद्रोह के कारण अकबर की जो सेना थी वह लड़खड़ा गई और फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे है 8 नंबर पॉइंट अबुल फजल। अकबर जो था वह अपने मित्र या फिर करीबी मित्र या फिर दरबारी अबुल फजल को आदेश देता है कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने अपने मित्र या फिर दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि तुम मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो और उसने लिख दिया। क्या नाम दिया उसे? अकबरनामा। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। कितने जिल्दों में लिखा? 3 जिल्दों में। प्रथम 2 जिल्दों के नाम नहीं है, तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। तो 3 जिल्दों में लिखा तो उसकी जो प्रथम जिल्द में था उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया था। प्रथम जिल्द में अबुल फजल ने अकबर के पूर्वज के बारे में बताया। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताया और तीसरी जिल्द में अकबर के प्रशासन उसके घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया। क्या क्या किया? अकबर का प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा दिया अबुल फजल ने आईने अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी उसका तीसरा जिल्द था अकबरनामा का। साथ ही साथ उस समय के लोगों के परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत विवरण दिया अबुल फजल ने। ओके, 9 नंबर पॉइंट है आईने अकबरी सॉरी अकबरी साम्राज्य। मतलब अकबर का जो साम्राज्य था वह कई प्रांतों में बटा। अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा जिसे सूबा कहा गया। अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा जिन्हें सूबा कहा गया और इस सूबा के जो प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा गया। सूबा के प्रशासक क्या कहलाए? सूबेदार। और इन सूबेदारों का कार्य क्या था? राजनीतिक और सैनिक दोनों
कार्यों का निर्वाह करना। इन सूबेदारों का कार्य था राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्यों का निर्वाह करना, दोनों को देखना। 10 नंबर पॉइंट है, प्रत्येक प्रांत में वित्तीय अधिकारी होते थे जिन्हें दीवान कहा जाता था। वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान, या फिर दीवान किसे कहा जाता था? वित्तीय अधिकारी को। दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। सैनिक वेतनधारी किसे कहते थे? बख्शी, मतलब बख्शी को क्या कहा जाता था? जो बख्शी थे वो कौन होते थे? सैनिक वेतनधारी। सदर किन्हें कहा जाता था? धार्मिक और धर्मार्थ कार्य करने वाले मंत्री को सदर, धार्मिक और धर्मार्थ कार्य करने वाले मंत्री को सदर कहा जाता था। ठीक है, आगे है इबादत खाना के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था तब उसने इबादत खाना में क्या किया? धर्म के मामले पर चर्चा किया। किन किन लोगों को लेकर? ब्राह्मण, पादरी या फिर और उलेमा को लेकर, इन लोगों को लेकर धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इनकी रुचि थी विभिन्न धर्म और रीति रिवाजों में अकबर की रुचि थी। इसी दौरान अकबर की समझ बनी, ये जो हुआ इबादत खाने में चर्चा हुआ, इसके दौरान अकबर को क्या समझ आता है कि जो विद्वान धार्मिक रीति और अंधविश्वास पर बल देते हैं, जो विद्वान धार्मिक रीति और अंधविश्वास पर बल देते हैं वो क्या होते हैं? कट्टर होते हैं। वो कट्टर होते हैं और उनकी शिक्षाएं, मतलब वो जो शिक्षा देंगे प्रजा को, उससे क्या होता है? समाज में विभाजन होता है, जैसे कि भेदभाव पैदा होता है उनकी शिक्षा से, इस तरह के लोगों की शिक्षा से जो अंधविश्वास या फिर धार्मिक रीति रिवाजों पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो यही जो अनुभव था, ये जो समझ था, यही अकबर को किस तरफ लेकर गया? सुलह कुल या फिर सर्वत्र शांति के विचार की ओर। सुलह कुल या फिर सर्वत्र शांति के विचार की ओर अकबर को लेकर गया। और जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर के ये जो विचार था उसको अपनाया। जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर के इस विचार को अपनाया। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 का ये पहला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट तुरंत जल्दी लाऊंगी 1-2 दिन में। तब तक के लिए अगर अच्छी लगी और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, चलते हैं अब।